अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो सबसे अच्छी खबर है वो मैं ही आपको बताना चाह रहा हूं कि आप जिस एग्जामिनेशन को लेकर इतने चिंतित रहा करते हैं और काफी ज्यादा प्रश्न आपके रहते हैं कि परीक्षा कब होगी, तो आप सब ये जान लीजिए कि आपकी परीक्षा नवंबर महीने में तो नहीं होने जा रही है, लेकिन दिसंबर महीने में परीक्षा होने की संभावना पूरी प्रबल हो चुकी है। और अगले 10 दिनों के भीतर पूरी उम्मीद है कि आपके एग्जामिनेशन का पूरा शेड्यूल और पूरी व्यवस्था के साथ सब कुछ आपके सामने होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर होगा। और आपके लिए ये जो वक्त है, ये एक एक पल के सदुपयोग करने का वक्त है। आप असिस्टेंट लोको पायलट के CVT 1 की एग्जामिनेशन के लिए निकल चुके हैं और आज निकलने भी वाले हैं, तो आप सभी को CVT 1 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जरूर सफल होकर आइए और साथ ही साथ जब CVT 1 देकर के आइए, चाहे आपका पटना सेंटर या दूर दराज है, तो उसके बाद बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर पूरी तरह से आप लग जाइए ताकि आपके हाथ से कोई भी मौका ना चूके और ये साल जाते जाते परीक्षाओं के समर के साथ नए साल में आपकी नौकरी आपके हाथों में हो, आपका लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाए, इसी शुभकामना। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि फुल लोड पर कॉपर हानि और आयरन हानि का मान ये दिया हुआ है। यानी आपके पास जो है कॉपर लॉस फुल लोड पर कितना है, 6400 वाट है। हमारी आयरन लॉस फुल लोड पर कितना है, 5000 वाट है। कह रहा आधे लोड पर क्या होगा। तो जब आप लोड को क्या करते हैं, आधा करते हैं, तो आप सबको मालूम है मेरे लोड का प्रभाव सिर्फ किस पे पड़ता है, कॉपर लॉस पर पड़ता है। तो कॉपर लॉस एट हाफ लोड क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस एट फुल लोड। तो हम क्या किए, 1/4 गुना आपका क्या हो गया, 6400 कट के कितना हो गया, 1600 वाट। और आयरन लॉस पर आप जानते हैं चाहे हाफ लोड रहे या फुल लोड रहे, इसका मान हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। लोड के वेरिएशन से कोई असर इस पर नहीं पड़ता है। तो मेरी पीआई हाफ लोड पर भी क्या हो जाएगी, 5000 वाट हो जाएगी। यानी 1600 और 5000, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग का रेटेड मान होगा। द्वितीयक वाइंडिंग का रेटेड मान होगा, यानी आपसे क्या पूछ रहा है साहब, यहां पर क्या होगी हमारी साहब, जिसकी रेटिंग 25 kVA दी गई है, 2200 और 220 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी मेरा क्या है 50 हर्ट्ज है। तो हम यहां किसको कंसीडर करना चाह रहे हैं, करंट को। यानी आपसे साहब I2 बराबर व्हाट पूछ रहा है, मेरे पावर का मान कितना दिया है, 25 kVA दिया है। मेरे पास साहब जी E1 का मान 2200 है, E2 का मान कितना है, 220 है। अब जरा सा आइए हम I1 कैसे निकालेंगे। I1 निकालने का तरीका है, पावर बाय V1 कर दीजिए। आपका पावर 25 गुना 10 की पावर 3, अब V1 मेरा क्या है 2200। E1 V1 दोनों क्या है यहां पर सेम है। सिंप्लीफाई करिए कितना हो रहा है, 11.36 एम्पियर के आसपास आ रहा है। ठीक है, एक तो आपका मामला आ गया यहां से क्लियर। उसके बाद हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ेगी, आप जानते हैं एक रिलेशन आपका क्या होता है, I1 बटे I2 बराबर K होता है ना। यहां से आप I2 निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, I2 निकालिएगा तो हमारा मान क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। I1 बराबर K इंटू I2 बराबर क्या होगा, I1 बटे K हो जाएगा। हमारे पास K तो है नहीं, K कहां से निकलेगा, इस रिलेशन से। तो K बराबर हम क्या करते हैं विद्यार्थी जी, K बराबर हम करते हैं E2 बाय E1, यानी आपका 220 बाय 2200 कितना आ गया, 1/10 हो गया, है ना विद्यार्थी जी। अब तो आपके लिए आसान हो गया इसको सॉल्व करना। अब हम इसमें सीधा क्या करते हैं, I2 बराबर I1 का मान 11.36 है हमारा। अब हम नीचे क्या कर दें, 1/10 बराबर क्या होगा, 10 गुना 11.36 113.6 के आसपास आ रहा है। तो देख लीजिए आपका उत्तर कौन सा है। हम लोग एक ही डिजिट लेके चले हैं, 2 डिजिट लेके चलते तो 4 भी मिल जाता। यहां 1136 है, 1.1 ये 3 विद्यार्थी।
चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी। अब चलिए अगला प्रश्न कह रहा, निम्न में किस लैंप की दक्षता सबसे अधिक होती है? साथियों, आप लैंप की दक्षता को कैसे मापते हैं? ल्यूमेन प्रति वाट में मापते हैं। अब यहां देख लीजिए, मेरे पास फ्लोरेसेंट लैंप है साहब, कितना होता है इसका एफिशिएंसी? कितना? 55 से 60 के बीच होता है नॉर्मली, है कि नहीं है? बिल्कुल। तो हम लोग 55 से 60 के बीच यहां चले गए। इनकैंडेसेंट लैंप 18 से 20 मैक्सिमम में चले गए। CFL में आइए तो उसी के बराबर रहता है कि नहीं? मैक्सिमम आप 60 के आसपास रख लीजिए, ठीक है। एलईडी आपका कितना चला जाता है? 99 ल्यूमेन प्रति वाट के रेंज में चला जाता है। तो दिए गए सब में सबसे ज्यादा दक्षता किसकी है? एलईडी लैंप की है साथियों। और आप याद रखिएगा, इसका एज भी कितना होता है? 50,000 घंटे के आसपास साहब जी हुआ करता है। और अब तो एलईडी ने पावर का कंजप्शन भी यह क्या कर रहा है? बहुत कम। पावर का कंजप्शन भी क्या है साहब? बहुत कम किया है, यह ध्यान रखिएगा। और रोशनी भी हमको क्या दे रहा है? काफी ज्यादा। चलिए, रेटेड मतलब निर्धारित होता है विद्यार्थी जी। टोटल का टोटल जो वैल्यू है, उस वैल्यू पर कितना निर्धारित हमारा मान आएगा, ठीक है। विद्यार्थी जी, एक आध मिनट समय हम लोगों को भी दे दीजिए, मेरा भी रोजी रोटी चलने दीजिए। परिवार है, बाल बच्चा है, भूखा मर जाएगा। आपकी कृपा से ही चलता है, आप मेरे भगवान हैं, हम आपके सेवक हैं। 2 मिनट हमको समय दे दीजिए, फिर हम चले जाएंगे, फिर अपना कार्यक्रम कीजिएगा, है कि नहीं? एक गरीब की पुकार सुन लीजिए। आइए साहब आगे बढ़ते हैं। वैद्युत कार्य के लिए रिसर्च करने के लिए 24 घंटा में 23 घंटा आपके पास रहता है, ठीक है ना। यहां जब आते हैं तो थोड़ा सा रिसर्च से समय बचा लीजिए, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग क्या है साहब जी, विद्युत कार्य के लिए डिजाइन किस पदार्थ का बनाया जाता है? पीपीई का पूरा नाम है पर्सनल, क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कोरोना के टाइम में बहुत इसकी डिमांड बढ़ी थी। हम लोग जो है आपका हेलमेट है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है साहब जी? चश्मा, गोगल्स है, हमारा चश्मा है। फिर आपका साहब जी दस्ताना है, एयर प्लग है। बहुत सारी चीजें क्या होती हैं इसके अंदर आती हैं, जो मानव के शरीर की क्या करती है? सुरक्षा करती है। अब सवाल यहां दस्ताने का उठ रहा है, तो हम लोग मोटे रबर का क्या करते हैं? दस्ताना जो है साहब बनाने का काम करते हैं। अलग अलग केवी के लिए क्या होता है? अलग अलग आपका जो है साइज और उसकी मोटाई रखी जाती है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि आप सब जानते हैं, वोल्टेज की रेटिंग के आधार पर ही इंसुलेशन की मोटाई को हम लोग तय करते हैं। वोल्टेज का रेटिंग बढ़ता है तो क्या होता है साहब? हमारी मोटाई भी इंसुलेशन मटेरियल की क्या होती है? बढ़ती चली जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। Which of the following is not a part of the illumination system? साहब जी कह रहा है कि हमारे इल्यूमिनेशन सिस्टम में लैंप होती है, इसी से प्रकाश हमको प्राप्त होता है। साहब जी फोटोमेट्री ही इसके अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। जहां प्रकाश और उससे संबंधित अवयवों या उसके उत्सर्जन से संबंधित चीजों का अध्ययन किया जाए, वही क्या है? फोटोमेट्री है। प्राकृतिक रेडिएशन से, सूर्य से आपको रोशनी होती है, आप उसके माध्यम से सबसे ज्यादा जो आपका CRI भी अच्छा होता है और इल्यूमिनेशन भी आपकी सबसे ज्यादा दक्षता भी सबसे अधिक वहीं पर आपको प्राप्त होती है। तापमान जो है मेरा इस फोटोमेट्री प्रणाली का, प्रदीपन प्रणाली का संबंधित शब्दावली नहीं है। समझ गए साथियों? इसका कारक जरूर हो सकता है कि कुछ ऐसी लैंप हमारी है जो लंबे समय तक चलने के बाद उष्मा के रूप में उत्सर्जन करती है, लेकिन वह माइनर माना जाता है, जो कि इसके अध्ययन का पात्र, अध्ययन का हिस्सा नहीं है। इसलिए उत्तर क्या लेंगे हम लोग? C नंबर लेंगे विद्यार्थी। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा, नीचे दिए गए बल्ब में से कौन सा बल्ब आपका चमकेगा? तो जरा देख लीजिए साहब जी, दोनों बल्ब कैसे जुड़ा हुआ है? पैरेलल में जुड़ा हुआ। कैसे जुड़ा है? पैरेलल में। वोल्टेज तो दोनों को 220 ही मिल रहा है, लेकिन करंट मेरी आई इधर I1 हो गई, इधर I2 हो गई। लेकिन I1 का मान क्या है सरकार? I1 का मान यहां 0 है। क्यों साहब? क्योंकि फिलामेंट आपका ओपन। जब फिलामेंटे मेरा ओपन है, करंट ही 0 हो गई, तो मेरा V1 चमकेगा? कुछ नहीं होगा। सिर्फ हमारा किधर चमक रहा है? सारी की सारी करंट, इधर कुछ गया ही नहीं, सब करंट किधर चला गया? आपका V2 में चला गया। नेचुरल सी बात है, V2 आपका ज्यादा भी चमकेगा। ज्यादा क्या चमकेगा? चमकेगा तो सिर्फ वही चमकेगा,
है कि नहीं है? तो स्पष्ट सी बात है, सिर्फ कौन चमकेगा? B2 चमकेगा, बाकी कोई नहीं चमक रहा है। जलिए नहीं रहा है तो चमक कहां से रहा? चलिए साहब आगे बढ़ें। ओपन सर्किट जब होती है तो करंट का मान क्या होता है? शून्य हो जाता है, यह ध्यान रखिएगा। और प्रतिरोध क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है। कह रहा कुंडली का प्रतिरोध 600 ओम है, यानी आर आपका प्रारंभिक में क्या मान है हमारा? 600 ओम है। तापमान आपका क्या है साहब जी? T1 20 डिग्री सेल्सियस। उस समय में आपको अल्फा का मान कितना दिया है? 0.1%। अब परसेंटेज को तोड़ दीजिएगा, 100 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0.01 की सिर्फ 0.1, 0.001 की सिर्फ 0.1, दो को जीरो है तो 2 जीरो आ जाएगा, 0.001 हो जाएगा। अब हमारे पास T2 कितना हो गया? 50 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोगों को कह रहा है नए प्रतिरोध का मान RT बराबर क्या जानते हैं? R इंटू आपका क्या होगा? 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 हो जाएगा, यही ना विद्यार्थी जी? अब आप यहां R के बदले में 600 लिखिए, 1 का 1 लिखिए, 0.001 लिखिए, अंदर में यहां क्या करिएगा? 50 माइनस 20, और फिर यहां ब्रैकेट बंद करिए। अब जरा कैलकुलेट करके बताइए तो कितना हो रहा है मेरा साहब जी? 600 इंटू आपका कितना हो गया? आपका 1 प्लस 0.001 है ना, गुना आपका कितना? 30 है ना। आफ्टर सिंप्लीफाइंग क्या मिल रहा है? 6 से 618 ओम आ रहा है। मेरा मान क्या हो गया विद्यार्थी जी? बढ़ गया। ये आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से मेरी प्रतिरोध भी क्या हुई? बढ़ी है। तो यह आपका मटेरियल क्या है साहब? PTC है, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। चलिए विद्यार्थी जी नोट करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। बना था जी विद्यार्थी ड्रीम 11, इसमें तो न्यूमेरिकल सब देखने ज्यादा है। कॉपी पर लिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न कह रहा 250 एम्पीयर की धारा वहन करने वाले हवा में रखे हुए लंबे वृत्ताकार चालक से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय बल कितनी होगी? वृत्ताकार चालक है तो इसकी लंबाई कैसे निकालिएगा? इसकी लंबाई नेचुरल सी बात है, इसकी परिधि ही इसकी क्या होगी? लंबाई, यानी L बराबर क्या होगा? 2 पाई R होगा। चुंबकीय बल H का मान क्या जानते हैं? H का मान NI बाय क्या होता है? L होता है, यही ना होता है, mm पर यूनिट लेंथ। तो विद्यार्थी जी हम यहां क्या कर लें? N तो मेरे पास है नहीं, हम यहां I बटा क्या कर लेंगे? 2 पाई R कर लेंगे, क्योंकि मेरा वृत्तीय चालक है, इसीलिए क्या हो गया? 2 पाई R। सारा वैल्यू को रखिए। H बराबर करंट 250 दिया हुआ है, 2 का 2 और 3.14 कीजिए। R का मान कितना दिया है? वृत्ताकार चालक के 5 सेंटीमीटर। तो मेरा R यहां क्या हो जाएगा विद्यार्थी? 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए तो क्या हो जाएगा साहब? रेडियस बराबर 5 बटा 100, 0.05, 0.05। तो अब यहां आप क्या करिए? 0.05 से गुना कर दीजिए। सिंप्लीफाई करके बताइए। 795.6 आ रहा है, 795.6 एम्पियर टर्न प्रति मीटर आ रहा है। मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। फ्लोरेसेंट लैंप को डैश पर उपयोग करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, हम लोग फ्लोरेसेंट लैंप को क्या करते हैं? ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर उपयोग करना बेहतर महसूस करते हैं। तो क्या जवाब होगा विद्यार्थी जी? अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम होती है तो कौन सा प्रॉब्लम आता है? अगर फ्रीक्वेंसी कम आती है तो आपका फ्लिकरिंग इफेक्ट आता है, आपकी ब्लिंक करने लग जाती है क्या? हमारी फ्लोरेसेंट लैंप भुक भुक करके जलने लग जाती है। मेरा राइट आंसर क्या होगा नौजवान? यहां पर बेहतर प्रदर्शन के लिए हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का हम लोगों को प्रयोग करना चाहिए। 3 फेज प्रेरण मोटर की गति डैश के द्वारा व्युत्क्रम की जा सकती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति आप कैसे बदलते हैं साहब? निश्चित रूप से RYB आपका सप्लाई का फेज है, किसी 2 को बदल दीजिए, आपका स्पीड क्या हो जाएगा? गति क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो क्या जवाब दीजिएगा? सप्लाई लाइन लीड को नहीं, 2 सप्लाई लीड को अंतः परिवर्तित करके। कौन सा सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर
सी होगा। किसी दो को बदल दीजिए, आर के जगह वाई या वाई के जगह आर दे दीजिए, या वाई के जगह बी या बी के जगह वाई कर दीजिए, तो मामला आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन आपकी पलट जाएगी। लेकिन डीसी मशीन में ऐसा नहीं होगा, वहां या तो आर्मेचर कनेक्शन को या नहीं तो फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन को बदलना पड़ेगा। साहब वह न्यूनतम धारा जिस पर फ्यूज तत्व तो पिघल जाता है, साथ ही साथ सुरक्षित परिपथ से क्या करता है, आपके कनेक्शन को अलग कर देता है, और इसका मान हमारे धारा रेटिंग से क्या होती है, ज्यादा होती है। उसे किस नाम से जानते हैं, फ्यूजिंग धारा के नाम से जानते हैं। विद्यार्थी जी याद रखिएगा, फ्यूजिंग फैक्टर का सूत्र आपको याद ही होगा। फ्यूजिंग फैक्टर क्या होती है, बिल्कुल मिनिमम फ्यूजिंग करंट, अब बटा क्या होती है साहब, फ्यूज रेटेड फ्यूज करंट या फ्यूज रेटिंग, है कि नहीं है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपका रेटेड समझ गए। तो हमारी जो फ्यूजिंग करंट है इसका मान हमेशा निर्धारित मान से क्या होता है, ज्यादा। तो इसीलिए तो आप लोगों को याद है एचआरसी का 1.5 हुआ करता है कि 1.1 होता है, 1.1 होता है। कितना होता है, 1.1। 1.5 किसका पहुंचता है, कार्टेज फ्यूज वगैरह का पहुंचता है। तो नॉर्मली हम लोग 1.5 गुना के रेंज में हमेशा इसका मान क्या होता है, ज्यादा ही रहता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर। धीरज जी उसमें ज्यादा वाट वाला कोई कंसेप्ट था ही नहीं पिछले क्वेश्चन बल्ब वाले में, क्योंकि एक बल्ब खुला हुआ था, एक बल्ब का फिलामेंट सही था। तो फिलामेंट जब खुला रह गया तब तो कोई मैटर ही नहीं है, धारा जा ही नहीं रही है, बल्ब चलेगी ही नहीं, इसलिए वहां वाटेज का कंसेप्ट नहीं संचालित होगा। यदि हमारा रहता दोनों बल्ब एक्टिव तब ये बातें चलती। इंडक्शन मोटर के संदर्भ में डैश 3 फेज वाइंडिंग का वहन करता है और इसे 3 फेज आपूर्ति से विद्युत की सप्लाई दी जाती है। तो इंडक्शन मोटर में साहब जी हमारे स्टेटर में क्या होता है, 3 फेज वाइंडिंग होती है, और उसी को हम क्या करते हैं साहब, सप्लाई देते हैं। तो क्या सही जवाब होगा विद्यार्थी जी, व्हाट शुड बी राइट आंसर, बताइए। स्टेटर इज द करेक्ट आंसर। और यह स्टेटर आपका जो होता है सिर्फ एक ही सप्लाई देते हैं, इसको क्या कहते हैं, सिंगली एक्साइटेड, क्या कहते हैं इसको, सिंगली एक्साइटेड मशीन कहते हैं। और आप जानते हैं विद्यार्थियों, हमारा जो स्टेटर है इसमें कैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र किस गति पर चलती है, ns बराबर 120 f/p पर चलती है। विद्यार्थी इसी गुणवत्ता के कारण यह मोटर क्या होती है, सेल्फ स्टार्टिंग होती है। इसके लिए हमको इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर लगाना नहीं पड़ता है। विद्यार्थी जी इसको सप्लाई भी आप कैसा देते हैं, 3 फेज एसी सप्लाई भी इसको प्रदान करने का काम आप करते हैं। ये सारी बातें आपको मालूम है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर जो स्टार्टर यूज होता है वह सुरक्षा के लिए होता है, ओवर करंट और अंडर 230 वोल्ट के प्रभावी मान वाला 60 हर्ट्ज वोल्टेज 0.265 हर्ट्ज की धारिता पर एच हेनरी की धारिता पर आरोपित किया जा रहा है। प्रेरकीय प्रतिघात ज्ञात करिए। क्वेश्चन बड़ा ही कठिन है विद्यार्थी जी। क्या होता है इसका सूत्र आप लोगों को मालूम है। मेरे पास देख लीजिए साहब, XL का मान नहीं दिया है बल्कि L का मान दिया है। किसका मान दिया है, 0.265 मेरा क्या है, L है, इंडक्टेंस है। XL रहता तो ओम होता। मेरी फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 60 हर्ट्ज दिया है। वोल्टेज का मान 230 वोल्ट दिया है। आपसे कह रहा है साहब XL बराबर व्हाट, यही होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। XL का मान हम जानते हैं ओमेगा L बराबर 2πf L होता है। नौजवानों 2 का 2, पाई के बदले 3.14, एफ के बदले 60, एल के बदले 0.265, मल्टीप्लाई करिए विद्यार्थी, कितना आता है आपका 99 पॉइंट समथिंग आता है, यानी आपका हो गया 6.28 गुना आपका 15.9 करके देखिए तो 6.28 गुना 15.9, 99.852 अप्रोक्सीमेट, इसको क्या कहिएगा, 100 ओम। उत्तर कौन सा ले लेंगे, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ें।
आपका टेस्ट कल और परसों दोनों दिन शाम 7 बजे से संचालित होगा। ठीक है, कल का डिस्कशन सुबह 9:30 बजे ही होगा, परसों का भी डिस्कशन सुबह 9:30 बजे ही होगा, लेकिन फिर सोमवार का डिस्कशन 1:30 PM में आयोजित होगा। समझ गए? शनिवार रविवार का डिस्कशन अपने समय 9:30 से ही चलेगा। ठीक है, बाकी दिन जो है आपका जो बचा हुआ है उसके लिए 1:30 PM से ही डिस्कशन होगा। समझ गए साथियों? श्रेणी आरएल परिपथ में केवीए को डैश से गुना करने पर, साहब जी आप जानते हैं मेरा cos फाई जो आपका पावर फैक्टर है उसका मान क्या होता है, किलोवाट बाय केवीए होता है। अब सक्रिय शक्ति जब आप प्राप्त करना चाहेंगे, स्वाभाविक सी बात है, तो मेरा सक्रिय शक्ति क्या होता है साहब, किलोवाट में ना व्यक्त किया जाता है, यही ना आपका VI cos फाई होता है। तो आप क्या करिएगा विद्यार्थी जी, केवीए गुना cos फाई करिएगा, केडब्ल्यू मिलेगा, यानी विद्यार्थी जी केडब्ल्यू बराबर क्या हो गया, केवीए इंटू cos फाई। तो किसको गुना किया है, cos फाई, जो कि आपका क्या है, पावर फैक्टर है। ऑप्शन नंबर क्या उत्तर होगा, बी हो जाएगा। विद्यार्थी जी अभी तक बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से कोई नया लेटर ऐसा नहीं आया है जिस लेटर में यह मेंशन हो कि सितंबर में भी जो बच्चे पास हुए हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए अभी तक की जानकारी के हिसाब से आपने देखा होगा फॉर्म का जो पुराना नोटिस था बड़ा वाला, उसमें स्पष्ट लिखा था मार्च 2024 तक में जिसकी डिग्री कंप्लीट हुई है वही आवेदन के योग्य माने जाएंगे। तो आज तक की स्थिति में वही बच्चे आज भी योग्य हैं, नए बच्चे अभी भी योग्य नहीं हो पाए हैं। समझ गए? इसीलिए YouTube पर बहुत भ्रामक वीडियो सब है, उस वीडियो के चक्कर में परेशान नहीं होना है। जब नोटिस अलग से दे देगा तब, अभी EBC को भी जाति बच्चों का कोई प्रोविजन का नोटिस नहीं आया है। अगर प्रोविजन नहीं आता है तो वैसी परिस्थिति में जो भी ताती तत्वा जाति के छात्र हैं, सपोज कर लीजिए कि 15 अक्टूबर तक बिहार सरकार कोई ऐसा नोटिस जारी नहीं करती है जिसमें जाति संबंधी कोई बात है BSPSCL का, तो उस सिचुएशन पर उस जाति के छात्र को एक कष्ट यह झेलना पड़ेगा कि उनको दोबारा से फॉर्म भर करके और अपना जाति सुधार कर करके तब अप्लाई करना पड़ेगा, और अभी भरा हुआ फॉर्म उनका एक्सेप्ट किया जाएगा। अंतिम विकल्प यही है जो आप लोग माइंड में रख लीजिएगा, जिनका भी चेंजिंग हुआ है। समझ गए? तो उनको थोड़ा नुकसान हो जाएगा। SC ST पहले भरे थे तो उनको लगा था 375, लेकिन अब उनको 1500 का झटका लग जाएगा। समझे कि नहीं? इसके लिए एक ही उपाय है कि एक बार उस तरह की परेशानी वाले छात्र जाकर के विभाग में मिल लीजिए, 8-10 लड़के मिल करके जाइए, एक आवेदन वहां दे दीजिए, क्योंकि आपकी समस्या है तो समाधान भी आप ही को करना है। सरकार के बदौलत छोड़ दीजिएगा तो सरकार को कहां उतना फुर्सत है जो आपकी चिंता करेगा। समझे कि नहीं? इसीलिए विद्यार्थी जी आपको क्या करना होगा, एक बार प्रयास जरूर करना पड़ेगा। ये मेरा निजी राय है, ये कोई वैसा कुछ नहीं है। व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों को लगता है तो 2-4 विद्यार्थी सोमवार को ऑफिस चले जाइए आवेदन लेकर के कि ऐसी परेशानी है, समाधान कैसे होगा। ठीक है? नहीं तो अगर नहीं लेटर आता है तो दोबारा आपको भर करके मामला को सेटल करना होगा। यह जो है करेक्शन का कोई प्रोविजन नहीं देगा, ये बात आप लोग भी जानते हैं, लिख भी दिया है। करेक्शन को लेकर कंफ्यूजन है तो दोहरा करके भर दीजिए, जितना पैसा दीजिएगा वही पैसा आपको आएगा। हम उतना नहीं ज्ञान है जाति के बारे में, आप ज्यादा हमसे जानते हैं, वो बता देंगे, आपको पता चल जाएगा। समझे कि मनुष्य का शरीर, समझे कि नहीं, आघात महसूस करता है। साहब जी कब महसूस करता है? जब शरीर से क्या जाती है, बिल्कुल क्या जाती है साहब, विद्युत धारा जाती है। समझ गए? और ये लीकेज करंट, आप लोगों को तो मालूम है 1 से 8 मिली एम्पियर तक का करंट होगा, कोई झटका नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, झेल लेते हैं हम लोग। 9 से ऊपर जब होता है 15 तक तो चलिए ठीक ठाक है, बर्दाश्त कर लेते हैं। 15 से ऊपर होता है तो कष्टदायक होता है। साहब जी 50 मिली एम्पियर से ऊपर हो गया तब तो साहब सांस की समस्या होती है। समझ गए? नस का संकुचन आरंभ होता है। 100 मिली एम्पियर से ऊपर हुआ स्थिति विकराल हो जाती है। इमीडिएट डॉक्टर के पास अगर व्यवस्था हो गई तो बच भी सकते हैं, नहीं भी बच सकते हैं, कंडीशन 50-50 का रहता है। लेकिन 200 मिली एम्पियर लग गया तो दुनिया का कोई ताकत बचा नहीं पाएगा, वहीं पर आपका अलविदा होना तय है। हमारे घर में 5 एम्पियर जाता है, हम 200 मिली एम्पियर की बात कर रहे हैं। 200 ज्यादा की 5 एम्पियर ज्यादा, 200 मिली एम्पियर ज्यादा की 5 एम्पियर ज्यादा, 200 मिली एम्पियर ज्यादा की 5 एम्पियर ज्यादा, 5 एम्पियर ज्यादा होता है, 200 मिली एम्पियर बहुत कम होता है। 200/1000 हो गया। समझे कि नहीं? उतना कम में मौत का घाट तय है, निश्चित है डेथ। अब 5 में क्या दशा होगा विद्यार्थी, जल के राख हो जाइएगा, है कि नहीं है? तो साहब जी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए।
साहब जी विद्युत परिपथ में लागू वोल्टेज क्या है? 100 वोल्ट, और 10 एम्पियर की धारा को 30 डिग्री के पश्चात हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। आपसे कह रहा है पावर फैक्टर का वैल्यू बताइए। नौजवान आपको 30 डिग्री फाई का मान दे दिया है। आप सब तो विद्वान हैं, हमारा cos फाई पावर फैक्टर होता है। पढ़े लिखे विद्यार्थियों, cos 30 डिग्री का मान खटाखट बताइए क्या होगा? 0.866 √3/2 होता है। √3/2 मेरा क्या हो गया? 0.866। अब आपसे कह रहा है परिपथ में लागू वोल्टेज 30 डिग्री पश्चात, बाद में, यानी निश्चित रूप से क्या है आपका? लैगिंग है। आंसर क्या दे देंगे? सी नंबर दे देंगे। यहां वोल्टेज करंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फेज में ट्रांसफार्मर में 400 प्राइमरी और 1000 सेकेंडरी है, यानी N1 का मान 400 है, N2 का मान 1000 है। कह रहा है कि हमारा एरिया जो है वह कितना है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्राइमरी कुंडलन 500 वोल्ट पर, यानी V1 का मान कितना है? 500। हमारी फ्रीक्वेंसी भी इसने कह दिया है 50 हर्ट्ज। आपसे साहब कह रहा है V2 बताइए क्या होगा? हम लोगों को इस एरिया से तो कोई लेना देना है नहीं, बड़े आराम से निकल जाएगा, है कि नहीं है? हम लोग डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लेते हैं। N2/N1 बराबर V2/V1 होता है। यहां से V2 बराबर क्या लिखिएगा? N2V1/N1 लिखिएगा। N2 का मान साहब क्या है? 1000। V1 मेरा क्या है सरकार? 500। अब बता विद्यार्थी जी क्या कर दीजिएगा? N1 का मान कितना है? 400। सिंप्लीफाई करके बताइए क्या मान आ रहा है? 1250 वोल्ट आ रहा है। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी जी। चलिए कम से कम उस आदमी को पकड़ लिया है, पुलिस गिरफ्तार कर लिया है, जो बंगाल में बिहार के बच्चे के साथ अत्याचार कर रहा था। ठीक है। आनंद लीजिए विद्यार्थी जी, पुराने अनुभवी खिलाड़ी हैं। ठीक है। हाँ, किसी पदार्थ का वह गुणधर्म क्या कहलाता है? ठीक है, जिसके कारण स्वयं से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का क्या हो रहा है? विरोध। विद्यार्थी एक बात पर गर्व करिए, हम बिहार वाले लोग किसी भी राज्य से हमारे यहां पर कोई भी जॉब करने आते हैं, हम लोग कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते। शिवदीप लांडे साहब कहां के रहने वाले? महाराष्ट्र के हैं। कितना सम्मान बिहार ने उनको दिया है। ये जो आपकी थी अभी रिटायर वॉलंटियर त्यागपत्र दे दी काम्या मिश्रा, है ना, उड़ीसा की थी। बिहार ने कितना सम्मान दिया। आपके अभी पंचायती राज विभाग के सेक्रेटरी मीना साहब, अभी जो चीफ सेक्रेटरी के साथ काम कर रहे हैं, जो बातचीत अभी किए थे, जो जेल भेजवाए, है ना, अपर सचिव के रूप में भी कार्यरत है। कहां के? राजस्थान के, है कि नहीं है? तो बड़े की तो बात छोड़ दीजिए, छोटे लेवल पर मजदूर जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग में काम करता है, जो लोग काम किया, बंगाल का मैक्सिमम लोग है कि नहीं है? ट्रांसमिशन लाइन बिछाने में, टावर सेट करने में 90% बिहार में काम करने वाला बंगाल का है। समझे कि नहीं? बिल्कुल, हम लोग कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, लेकिन हम लोग दूसरे राज्य जाते हैं, हम लोगों को मारा पीटा जाता है, बेइज्जत किया जाता है, और तब भी जो लोग हमारे यहां सत्ता में है वो सोचता है कि पूरे हिंदुस्तान को नौकरी देंगे, तो उन लोग को वोट हिंदुस्तान से लेना चाहिए, बिहार से नहीं लेना चाहिए। किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जिसके कारण वह पदार्थ खुद से होकर विद्युत धारा को जाने में रुकावट पैदा करता है, क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या है? रेजिस्टेंस। R इक्वल टू रो एल बाय ए। क्या होता है? R इक्वल टू रो एल बाय ए। विद्यार्थी, मेरा प्रतिरोध लेंथ के समानुपाती होता है। मेरा प्रतिरोध साहब जी एरिया के विद कर्मानुपाती होता है। मेरा प्रतिरोध किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का टेम्परेचर के भी समानुपाती होता है। और तो और किस पर निर्भर करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पर निर्भर करता है। ये चारों बातें जब एक साथ आती हैं उसी को लॉ ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध का नियम कहते हैं विद्यार्थी जी।
अगला प्रश्न देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 300 आरपीएम की गति से चलने वाला वेव वाइंडिंग वाला डीसी मशीन 55 मिली वेबर का क्या दे रहा है? फ्लक्स। यानी एन का मान कितना है? 300 आरपीएम है। मेरा फ्लक्स कितना है? 55 मिली वेबर है, यानी 55 गुना 10 के पावर -3 वेबर। उसके बाद साहब जी आपका क्या कह रहा है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर रहा है, यानी आपका ईबी कितना हो गया? उत्पन्न कर रहा है, तो ईए बोल दीजिए। ईए का मान कितना है? 535 वोल्ट है। समझ गए? हमारा कंडक्टर की संख्या जेड कितना है? 650। पोल आपसे पूछा है, नहीं निकल जाएगा। फॉर्मूला आपको मालूम है, ए बराबर पी फाई एन जेड बाय 60 ए होता है। यहां से पी निकालिए, ए गुना 60 ए, अब बटा क्या हो जाएगा? फाई एन जेड हो जाएगा विद्यार्थी जी। अब हम इस पे पुट कर देते हैं। मेरा पी का मान देखिए क्या आ जाएगा। पी बराबर पुट कर दीजिए आपका 535 गुना 60 गुना ए आपका वेव वाइंडिंग है, तो मेरे ए का मान कितना? 2 हो जाएगा। तो 2 अब बटा फाई कितना? 55 गुना 10 के पावर -3। एन का मान कितना? 300। गुना फिर आपका जेड कितना? 650। सॉल्व करिए विद्यार्थी जी, क्या आ रहा है? 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 5 पॉइंट कितना है? 5.6 5.9 5.98 आ रहा है। तो हम ये जो है नहीं करेंगे। कितना होता है मेरा? 6। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या लेंगे? B6। ठीक है। चलिए, वहां सीबीआई से आए हुए चेक करवा लीजिए। सीबीआई अधिकारी से चेक करवा लीजिए। कागज देख लीजिए, उसमें है 5.98 लिखा हुआ। अच्छी बात है, नहीं है? 300 बाय 6000 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का प्रतिवर्तन वोल्ट है। प्राथमिक और द्वितीयक टर्नों की संख्या बता दीजिए साहब। प्रतिवर्तन वोल्ट का मान जो है वो यहां पर मुझे लगता है इसने मिस कर दिया है। प्रतिवर्तन वोल्ट का मान हमारा साहब जी ध्यान रखिएगा, कितना कह रहा है? 6 वोल्ट है। प्रतिवर्तन का मान 6 वोल्ट है। यानी इसका मतलब यह हुआ साहब कि हमारे पास E1 का मान 300, E2 का मान कितना? 6000। ठीक है विद्यार्थी जी। अब आपको निकालना है, क्वेश्चन ये कह रहा है E1 बटा N1 बराबर 6। ठीक है। और फिर क्या कहा है साहब जी? E2 बटा N2 भी मेरा कितना है? 6। अब आप सिंप्लीफाई करिए, N1 निकालिएगा तो क्या करिएगा? E1 बटा 6 ही ना लिखिएगा जी। 300 बटा 6 करिए, कितना हुआ? 50। N2 बताइए, E2 बटा 6 करिएगा, कितना? 6000 बटे 6। हाँ 6000 है, कितना हो गया? 1000। उत्तर कौन सा होगा? 50 और 1000, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।